हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन ज्योग्राफी जुनून में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम अपर्दन चक्र और अपर्दन चक्र की संकल्पना को लेके आगे चल रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया कि अपर्दन चक्र क्या होता है और अपर्दन चक्र की संकल्पना का उदय कैसे हुआ, ये कैसे आगे बढ़ी। इसके बाद हमने विलियम मॉरिस डेविस का जो अपर्दन चक्र था वो पढ़ लिया है, अपर्दन का भौगोलिक चक्र पढ़ लिया है विलियम मॉरिस डेविस का। इसके बाद आज हम वाल्थर पैंक का अपर्दन चक्र पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, पैंक का अपर्दन चक्र। देखिए इसमें इन्होंने कैसे अपर्दन को प्रस्तुत किया था। तो इन्होंने क्या किया, वाल्थर पैंक ने 1924 में वाल्थर पैंक का 1924 में सिद्धांत जो था वो पब्लिश हुआ था, ठीक है। और इसके पब्लिश होने से पहले ही 1923 में इनकी डेथ हो चुकी थी, ठीक है। वाल्थर पैंक की 1923 में ही डेथ हो चुकी थी। और वाल्थर पैंक जो थे वो एक जर्मन जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जर्मन जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे। और इनके फादर भी देखिए बहुत फेमस जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे, अल्ब्रेक्ट पैंक इनके फादर थे। तो मात्र 35 इयर्स की एज में ही इनका ओरल कैंसर की वजह से डेथ हो गई थी वाल्थर पैंक की। और 1924 में इनका सिद्धांत जो है वो प्रकाशित हुआ, जो कि एक जर्मन भाषा में था। और इन्होंने बहुत ही कठिन लैंग्वेज और बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग किया था। उसका जब अंग्रेजी में अनुवाद किया गया तो अमेरिकन्स ने उसको क्या किया, बहुत गलत मिस इंटरप्रेट किया और इसका बहुत ज़्यादा आलोचना भी हुई, ठीक है। तो देखा जाए तो ऐसा कहा जाता है कि वाल्थर पैंक जो है वो ऐसे जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे जो आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड किए गए थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड इनको किया गया था, ठीक है। तो वाल्थर पैंक, तो 1924 में वाल्थर पैंक ने जो सिद्धांत दिया था उसका नाम क्या था, इसको बोला जाता है मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस, या फिर कह सकते हैं इसको मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम ऑफ लैंडफॉर्म्स कहा जाता है इनके सिद्धांत को, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या कहा, देखिए हमने जब विलियम मॉरिस डेविस को पढ़ा तो उन्होंने कहा कि जो स्थल स्वरूप है, जो स्थल रूप हैं, लैंडफॉर्म्स हैं, वो संरचना, प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल होते हैं। यानी कि जो स्थल रूपों का विकास हो रहा है वो टाइम डिपेंडेंट होता है, समय पर निर्भर होता है। मगर पैंक ने डेविस के सिद्धांत का विरोध किया और इन्होंने बताया कि जो स्थल रूपों का विकास हो रहा है वो समय पे निर्भर नहीं करता है, ये समय स्वतंत्र होता है, टाइम इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। और जो हमें जो दिखाई देते हैं, आज जो स्थल स्वरूप दिखाई देते हैं, ये इस चीज पर निर्भर करते हैं कि अंतर्जात बल जो हैं, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न हो रहे हैं, अंतर्जात बलों की तीव्रता कितनी ज्यादा है। यानी अंतर्जात बलों की तीव्रता का यहाँ क्या मतलब है, यानी उत्थान की दर कितनी ज्यादा है, जो धरातल है उसमें उत्थान किस दर से हो रहा है। और दूसरा ये डिपेंड करते हैं कि जो बहिर्जात बल हैं वो किस दर से अपर्दन और परिवहन कर रहे हैं। यानी हम कहें कि स्थल स्वरूप का जो विकास है वो उत्थान की दर और अपर्दन व परिवहन की दर के अनुपात पर निर्भर करता है। ये किसने कहा, वाल्थर पैंक ने। किस किस चीज पे डिपेंड करता है, एक तो डिपेंड करता है उत्थान की दर पर और दूसरा अपर्दन व परिवहन की दर के अनुपात पर। ये याद रखिए। तो डेविस और पैंक के सिद्धांत में ये डिफरेंस था कि उत्थान की दर अपर्दन व परिवहन की दर के अनुपात पर निर्भर कर रहा था स्थल स्वरूप का विकास। ये किसने कहा, ये कहा वाल्थर पैंक ने। अब देखिए
इन्होंने अपना जो इस सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत में इन्होंने कुछ धारणाएं मानी, पूर्वाधारणाएं मानी। क्या माना इन्होंने सबसे पहले कहा कि सबसे पहले एक बिल्कुल ऐसा समतल, एक पूरा मैदानी भाग होगा जिसमें कोई भी स्थलाकृति नहीं होगी। ठीक है, स्थलाकृति विहीन क्षेत्र होगा। ठीक है, आकृति विहीन क्षेत्र होगा, रिलीफ लेस एरिया होगा, जिसका इन्होंने नाम दिया प्राइमारंभ नाम दिया। क्या नाम दिया? प्राइमारंभ, PRIMARUMPF, प्राइमारंभ नाम दिया। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि इस प्राइमारंभ में उत्थान प्रारंभ होगा। पहले जो उत्थान होगा वो कैसे होगा? पहला उत्थान जो होगा वो होगा मंद गति का उत्थान। ठीक है, बहुत स्लो स्पीड से होगा पहला उत्थान, पहले मंद गति से उत्थान होगा, फिर उसके बाद तीव्र गति से उत्थान होगा, एक्सेलरेटेड स्पीड पे होगा। ठीक है, पहले मंद गति से फिर तीव्र गति से उत्थान होगा। तीसरी बार जो उत्थान होगा, जो आगे जो उत्थान चलेगा वो चलेगा किससे? समान दर से। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी समान दर से उत्थान होगा। ठीक है, और इसके बाद जो उत्थान होगा वो घटती हुई दर से होगा। ठीक है, इन्होंने पूर्व धारणा क्या मानी कि एक पहले तो प्राइमारंभ होगा जिसमें कोई उत्थान नहीं होगा, कोई आकृति नहीं होगी, और जब इसमें उत्थान होगा तो पहले मंद गति से होगा, फिर तीव्र गति से होगा, फिर समान दर से, मतलब न तेज न धीमे, और उसके बाद घटती हुई दर से उत्थान होगा। ये किसने कहा? ये वाल्थर पैंक ने कहा। ठीक है, अब देखिए इन्होंने इस सिद्धांत की रूपरेखा किस तरह से प्रस्तुत करी, इसको हम वन बाय वन देखते हैं। वन बाय वन इनके सिद्धांत की रूपरेखा को हम समझने का प्रयास करते हैं कि एक एक फेज इन्होंने किस तरीके से ली। ठीक है, तो इन्होंने अपना जो सिद्धांत था इसमें पूरे अपर्दन चक्र को 3 अवस्थाओं में बदला। ठीक है, 3 फेज बताई, और इन्होंने जो हम अवस्था जो वर्ड ले रहे थे, जो स्टेज या अवस्था जो लिया था, किसने? डेविस ने लिया था, उसकी जगह इन्होंने एक वर्ड यूज में लिया, एंटेक्वेलुंग। ठीक है, इन्होंने लिया एंट्विकेलुंग, ये वर्ड यूज में लिया, और इसका मतलब होता है विकास। ये जर्मन भाषा का शब्द है, इंट्विकुलुंग शब्द इन्होंने यूज में लिया, और इसका मतलब होता है विकास। तो यहां इन्होंने स्टेज या अवस्था नहीं लिया क्योंकि ये समय डिपेंडेंट नहीं दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने स्टेज या अवस्था शब्द को हटा के इंट्विकुलुंग लिया। और इस तरह इन्होंने 3 एंट्विकुलुंग बताई, 3 विकास की अवस्थाएं बताई। पहला इन्होंने फेज 1 जो है वो बताया, प्रावस्था कहा इन्होंने इसको, फेज 1 कहें इसको। फेज 1 जो थी वो थी इनकी आपस्तिजिंडे एंट्विकुलुंग, सेकंड जो थी वो ग्लिक फॉर्मिंग एंट्विकुलुंग, एंड थर्ड वाज ऑबस्तिजिंडे एंट्विकुलुंग। ऐसे 3 प्रावस्थाओं में इन्होंने इसका 3 फेज में इन्होंने अपने अपर्दन चक्र को बताया। अब देखिए पहली फेज की हम बात करें कि आपस्तिजिंडे एंट्विकुलुंग में क्या होगा। आपस्तिजिंडे एंट्विकुलुंग में क्या होगा कि शुरुआत में देखिए यहां पर जो ये प्राइमारंभ है इसमें मंद गति से उत्थान होगा। ठीक है, ये मंद गति से उत्थान की अवस्था है, और उसके बाद तीव्र गति से उत्थान होने लगेगा। ठीक है, कैसे होगा? अपलिफ्टमेंट होगा, वो तीव्र गति से उत्थान होने लगेगा। जब तीव्र गति से उत्थान होगा तो क्या होगा? बहुत अधिक ऊंचाई पे जाने पर उत्थान के साथ साथ ही क्या होगा? अपर्दन प्रारंभ हो जाएगा। क्यों होगा? कि उभार बहुत अधिक होने पर जो ढाल है वो क्या हो जाएगा? बहुत अधिक हो जाएगा। जब ढाल बहुत अधिक होगा तो वेग बहुत अधिक होगा, नदी जल का वेग तीव्र होगा। जब तीव्र गति से नदियां होंगी तो उससे क्या होगा? गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होगी, और गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होने पर अपर्दन भी बहुत तीव्र गति से होगा। और इस अपर्दन के कारण यहाँ पर जो नदियां हैं वो कैसा अपर्दन करने लगेंगी? लंबवत अपर्दन या वर्टिकल इरोजन करेंगी। ठीक है, ढाल के तीव्र होने के कारण, तीव्र वेग और तीव्र गतिज ऊर्जा के कारण लंबवत अपर्दन करेंगी, और इसकी वजह से घाटी गर्तन का काम करेंगी।
क्या होगा, घाटी गर्तन यानी वैली डीपनिंग होगी। लंबवत अपर्दन कैसे होगा, नीचे की तरफ ही अपने धरातल की तरफ नीचे अपर्दन करेंगी, घाटी के तल में अपर्दन करेंगी। तो तल में जब अपर्दन होगा तो उससे घाटी गर्तन या वैली डीपनिंग होगी और इससे वी आकार की घाटियों का निर्माण होगा। ठीक है, वी आकार की, देखिए ये घाटी कैसी है, वी आकार की घाटी का निर्माण होगा। ये वी आकार की घाटी का निर्माण हो रहा है। ठीक है, जब इसका और ज्यादा जब ये अपर्दन करने लगेंगी तो यही वी आकार की घाटी, ये वी आकार की घाटी जो है वो किस में बदल जाएगी, गॉर्ज एंड कैनियन में बदल जाएगी। ठीक है, आपस्ती जिंदे एंट्विक्लुंग में लंबवत अपर्दन तेजी से होगा, इसकी वजह से घाटी गर्तन होगा, वी आकार की घाटी बनेगी। और ये जो वी आकार की घाटी है, ऐसे इनके जो ढाल हैं, ये पार्श्व ढाल जो हैं, जो लेटरल जो इनके स्लोप है, ये कैसा है, ये कॉन्वेक्स हैं। कैसे हैं, कॉन्वेक्स या उत्तल ढाल वाली घाटियां होती हैं। ये वी आकार की घाटी उत्तल ढाल वाली घाटी होती हैं। जब इनमें गर्तन की क्रिया तेज होती जाती है तो ये आई स्वरूप में आने लगती हैं और गॉर्ज का निर्माण होता है, कैनियन का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसमें ही हम बात करें तो हम उच्चावच की बात करें कि उच्चावच क्या होंगे। ठीक है, उच्चावच किस तरीके से बढ़ेंगे, तो देखिए अब बात करते हैं हम इसमें। सबसे पहले बात करें निरपेक्ष उच्चावच की। तो निरपेक्ष उच्चावच क्या होता है, मैं डेविस के में भी आपको बता चुका हूं और फिर बता देता हूं। निरपेक्ष उच्चावच जो होता है वो होता है कि जो सागर तल है उससे अधिकतम कितना ऊंचाई तक हमारे रिलीफ जा रहे हैं, वो निरपेक्ष उच्चावच होता है। यानी ये जो ऊपरी वक्र है, ये क्या है, अपर कर्व जो है हमारा, ये ऊपरी, इसके आधार पर हम बताएं कि ये अधिकतम उच्चावच को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहां पर निरपेक्ष उच्चावच जो है वो क्या होगा, कंटिन्यू बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि यहां पर तेज गति से उत्थान हो रहा है। ठीक है, अब जब तेज गति से उत्थान हो रहा है तो ये हमारे जो जल विभाजक, ठीक है, वाटर डिवाइड के जो समिट है, वाटर डिवाइड के समिट है, ये हमारे जो जल विभाजकों के जो शीर्ष हैं वो क्या होंगे, ऊपर उठेंगे। ये क्या है, जल विभाजक है, उनके शीर्ष ऊपर उठेंगे और यहां पर निरपेक्ष उच्चावच में कंटिन्यू वृद्धि होगी। अब बात करें हम सापेक्षिक उच्चावच की। तो सापेक्षिक उच्चावच क्या होता है, सापेक्षिक उच्चावच का मतलब होता है कि अधिकतम उच्चावच यानी निरपेक्ष उच्चावच माइनस नीचे जो घाटी में गर्तन हो रहा है उसकी तली की गहराई कितनी अधिक है, वो सापेक्षिक उच्चावच होगा। ठीक है, सापेक्षिक उच्चावच का मतलब है कि मान लीजिए ये है, तो ये तो हो गया हमारा क्या, निरपेक्ष उच्चावच, अधिकतम ऊंचाई। और ये घाटी की जितनी ज्यादा गहराई होगी, ये गहराई अगर इतनी है तो हमारा सापेक्षिक उच्चावच क्या है, ये सापेक्षिक उच्चावच है। और अगर ये घाटी की गहराई और ज्यादा होती जाती है तो सापेक्षिक उच्चावच क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट जो है, इनके बीच का जो अंतर है, यही सापेक्षिक उच्चावच कहलाता है। ठीक है, अब यहां देखिए क्या होगा, पहली स्टेज में आपस्ती जिंदे इंटिकुलम में क्या होगा, क्योंकि उत्थान तो कंटिन्यू होता जा रहा है तो निरपेक्ष उच्चावच बढ़ रहा है और जो घाटी गर्तन की क्रिया है उसकी वजह से गहराई क्या है, बढ़ती जा रही है। जब एक चीज जो ऊपर उठनी है वो तो ऊपर उठती जा रही है और जो चीज नीचे जानी है वो नीचे जा रही है, यानी इनके बीच में दूरी बढ़ती जा रही है। यानी ऊपर वाला ऊपर जा रहा है, नीचे वाला नीचे जा रहा है, तो सापेक्षिक उच्चावच भी तेज गति से बढ़ने लगेगा। ठीक है, सापेक्षिक उच्चावच भी तेज गति से बढ़ेगा आपस्ती जिंदे इंटिकुलम में। और क्या होगा इसमें, देखिए और क्या होगा इसमें कि जो ये घाटी है उसमें गर्तन की क्रिया कंटिन्यू चलती जा रही है। जो घाटी गर्तन तेज गति से हो रहा है, इसमें क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे घाटी गर्तन भी हो रहा है और उत्थान भी हो रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर कुछ ऐसी घाटियों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ऐसी कुछ संरचनाओं का निर्माण हो जाता है। क्यों, क्योंकि एक बार घाटी जैसे इतनी हुई, अपर्दन होकर के लंबवत अपर्दन घाटी गर्तन की वजह से इतनी हुई, उसके बाद इसमें फिर से उत्थान हो गया,
ठीक है, और फिर से उत्थान होने से इसमें अगला जो गर्तन होगा वो और ज्यादा पतला होगा, फिर उसके बाद फिर उत्तान हो गया तो अगला जो गर्तन होगा वो और ज्यादा डीप होगा। इस वजह से यहाँ पर एक वेदिका यानी मैं कहूँ कि एक स्टेप्स जो होता है सीढ़ी नुमा संरचना का निर्माण हो जाता है, और इसको इन्होंने कहा पीडमोंट ट्रैपेन। पीडमोंट ट्रैपेन कहा गया। ठीक है, ये जो संरचना बनी जो किससे बनी, सोपानाकार जो थी सीढ़ी नुमा संरचना बनी, इसको इन्होंने कहा पीडमोंट ट्रैपेन। और देखिए ये जो इसमें जो चबूतरा नुमा संरचना बन रही है, ये चबूतरा नुमा संरचना बन रही है, इस चबूतरा नुमा संरचना को इन्होंने कहा पीडमोंट फ्लैश। पीडमोंट फ्लैश कहा। ठीक है, और ये क्यों हो रही है, इसका कारण ये है कि घाटी गर्तन भी हो रहा है और उत्थान भी हो रहा है। पहले घाटी में गर्तन हुआ, फिर उसमें फिर उत्थान हो गया, उसके बाद जो गर्तन होगा वो और ज्यादा नैरो होगा, फिर और ज्यादा नैरो होगा, तो इससे होते होते क्या होगा, संरचनात्मक सीढ़ी नुमा संरचना बन जाएगी, जिसको इन्होंने कहा पीडमोंट ट्रैपेन। और उस पे जो चबूतरा नुमा जो संरचना सीढ़ी का जो तल बन रहा था उसको कहा पीडमोंट फ्लैश कहा। किसने कहा, वाल्थर पैंक ने। क्लियर है, तो ये था हमारा आफस्ती जिंदे इंटिकुलम। अब आफस्तिक जिंदे इंटिकुलम जो है इसमें निरपेक्ष उच्चावच भी बढ़ रहा है और सापेक्षिक उच्चावच भी बढ़ रहा है। तो ये हो गई पहली फेज हमारी, पहली प्रावस्था आफस्ती जिंदे एंटिकुलम। अब देखिए जो दूसरी हमारी प्रावस्था है ग्लिक फॉर्मिंग एंटिकुलम। दूसरी प्रावस्था क्या है, ग्लिक फॉर्मिंग एंटिकुलम। इसको बोला जाता है कि ये स्थल रूपों के समान गति से विकास की अवस्था है। जबकि मैं पहली वाली आपको बताई मैंने कि यह तीव्र गति से विकास की अवस्था थी। ठीक है, स्थल रूपों के तीव्र गति से विकास की अवस्था थी। क्यों थी, क्योंकि इसमें उत्थान जो था वो बड़ा तेजी से हुआ था, पहले मंद गति से और फिर तीव्र गति से उत्थान हुआ था। तो तीव्र गति से स्थल रूपों के विकास की अवस्था तो थी आफस्ती जिंदे इंटिकुलम, और समान गति से विकास की अवस्था क्या थी, ग्लिक फॉर्मिंग एंटिकुलम। अब देखिए समान गति से आप ध्यान दें इसमें कि जब समान गति से इसमें उत्थान हो रहा है तो ये जो प्रावस्था है, जो पूरी ग्लिक फॉर्मिंग एंटिकुलम है, इसमें हमेशा याद रखें कि जो सापेक्षिक उच्चावच है वो हमेशा इसमें स्थिर रहेगा। सापेक्षिक उच्चावच हमेशा इसमें स्थिर रहेगा। ठीक है, कैसे रहेगा वो अभी अब मैं आपको बताता हूं। तो समान गति से विकास की अवस्था है इसलिए इसमें सापेक्षिक उच्चावच स्थिर रहेगा। इन्होंने क्या किया, वाल्थर पैंक ने क्या किया, ग्लिक फॉर्मिंग एंटिकुलम जो था इसको उत्थान की व निम्नीकरण की दर जो दर थी, निम्नीकरण की दर के आधार पर, उत्थान और निम्नीकरण की दर के आधार पर इसको इन्होंने आफस्ती जिंदे वो ग्लिक फॉर्मिंग एंटिकुलम को इन्होंने 3 उपप्रावस्थाओं में बदल दिया, ए, बी और सी। 3 क्या बना दी इन्होंने, सब फेज। ठीक है, 3 उपप्रावस्था में बदल दिया। पहली फेज क्या बनाई, ए, दूसरी बी और तीसरी सी। ये सेकंड जो हमारी फेज थी ग्लिक फॉर्मिंग एंटिकुलम, इसको 3 उपप्रावस्थाओं में बदल दिया। अब बात करते हैं पहली की, हमारी ए फेज, सब फेज की। तो पहली में क्या किया इन्होंने बताया कि यहां पर अभी भी क्या हो रहा है, उत्थान हो रहा है। ठीक है, उत्थान हो रहा है अभी भी। तो उत्थान की वजह से क्या होगा, यहाँ पे उत्थान की वजह से यहां पर निरपेक्ष उच्चावच जो है वो अभी बढ़ता रहेगा। ठीक है, निरपेक्ष उच्चावच बढ़ेगा ए फेज के अंदर। और ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए यहां पर आते आते सेकंड फेज में आते आते लंबवत अपर्दन के साथ साथ पार्श्ववर्ती अपर्दन भी प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, पार्श्ववर्ती अपर्दन जो है वो भी प्रारंभ हो जाएगा, मगर ये जो पार्श्ववर्ती अपर्दन है, जो लेटरल इरोजन है, इस लेटरल इरोजन की जो दर है वो अपलिफ्टमेंट जो हो रहा है उत्थान की दर से कम होगी। ठीक है,
पार्श्ववर्ती अपर्दन तो स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही ग्लिक फॉर्मिंग एंटीकूलिंग स्टार्ट होगा पार्श्ववर्ती अपर्दन हो जाएगा, और इस पार्श्ववर्ती अपर्दन की वजह से जो घाटियां हैं जो हैं, इन घाटियों की चौड़ाई में भी क्या होगा, चौड़ाई भी बढ़ने लगेगी। ठीक है, अपर्दन होने लगेगा, लेटरल इरोजन होने लगेगा, इससे ये अपने पार्श्ववर्ती दीवारों पे भी इरोजन करने लग जाएंगी। मगर ये इतना कम होता है कि अभी भी उत्थान की दर अधिक है। जब उत्थान ज्यादा तेजी से हो रहा है और पार्श्ववर्ती अपर्दन कम हो रहा है, तो ये जो हमारे वाटर डिवाइड जो हैं, इन वाटर डिवाइड्स के जो शीर्ष भाग हैं वो कम अपर्दित होंगे पार्श्ववर्ती अपर्दन के कारण, मगर इनका उत्थान ज्यादा हो जाएगा। जब उत्थान ज्यादा होगा, पार्श्ववर्ती अपर्दन कम होगा, तो इसकी वजह से निरपेक्ष उच्चावच बढ़ता रहेगा ए फेज में। ठीक है, और इसके बाद हम बात करें सापेक्षिक उच्चावच की, तो सापेक्षिक उच्चावच इसका स्थिर रहेगा। क्यों रहेगा? देखिए, इसलिए रहेगा क्योंकि यहां देखिए जो पार्श्ववर्ती अपर्दन हो रहा है, जो लेटरल इरोजन हो रहा है, वो किसके बराबर, लंबवत अपर्दन की दर के बराबर होगा। यहां पर देखिए, अगर हम बात करें औफस्ती जिंदे एंटीक्लूम की अगर बात करें, अगर यहां पर लंबवत अपर्दन जो था वो 2 इकाई हो रहा था, मान लीजिए यहां पर 2 इकाई हो रहा था, तो वो लंबवत अपर्दन अब यहां आके क्या हो जाएगा, घट जाएगा। घाटी गर्तन की क्रिया चालू तो रहेगी मगर वो कम हो जाएगी। मान लीजिए अब 1 इकाई ही रह गई है, माना हमने कि 1 इकाई रह गई है, और इतनी ही गति से, इतनी ही दर से पार्श्ववर्ती अपर्दन भी हो रहा है। ठीक है, पार्श्ववर्ती अपर्दन भी इतनी ही इकाई से हो रहा है, तो लंबवत अपर्दन और पार्श्ववर्ती अपर्दन बराबर होने की वजह से जितनी ज्यादा घाटी में गर्तन होगा, जितना ज्यादा घाटी नीचे जाएगी, उतना ही ऊपर से शिखर जो है उनका भी क्या होगा, अपर्दन हो जाएगा। तो इस वजह से सापेक्षिक उच्चावच स्थिर हो जाएंगे। समझ गए आप? ऐसे समझिए इसको कि जैसे ये हम बात करें तो ये जो घाटी गर्तन है, जितना ये है, मान लीजिए पहली फेज में यहां था, तो दूसरी फेज में भी ये लगभग जो है वो इतना ही होगा। क्यों? क्योंकि इनका ये अगर कम हो रहा है, क्या जल विभाजकों के शिखर कम हो रहे हैं, तो ये घाटी गर्तन जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो सापेक्षिक उच्चावच है ये हमेशा ए फेज के अंदर स्थिर है। ठीक है, क्यों हो रहा है? क्योंकि जितना ज्यादा जल विभाजकों के शिखर टूट रहे हैं, उतना ही ज्यादा घाटी में गर्तन हो रहा है, इक्वल हो रहा है। लेटरल इरोजन इज इक्वल टू वर्टिकल इरोजन। ठीक है, इस वजह से सापेक्षिक उच्चावच स्थिर है ए उपप्रावस्था में। ठीक है, अब बात करते हैं हम बी उपप्रावस्था की। ठीक है, कि बी सब फेज में क्या हो रहा है। देखिए, बी सब फेज जब आएगी, सापेक्षिक उच्चावच जो है वो तो देखो स्थिर है। क्यों स्थिर है? इसमें वही कारण है सापेक्षिक उच्चावच के स्थिर होने का। क्यों? क्योंकि जिस गति से जल विभाजकों के शिखरों का अपर्दन हो रहा है, यानी पार्श्ववर्ती अपर्दन जिस गति से हो रहा है, उसी गति से जो घाटी है उसमें गर्तन की क्रिया हो रही है, उनका लंबवत अपर्दन हो रहा है। इस वजह से सापेक्षिक उच्चावच तो स्थिर है, मगर इसमें जो निरपेक्ष उच्चावच है वो भी स्थिर रहेगा। निरपेक्ष उच्चावच है वो भी स्थिर रहेगा बी के अंदर। क्यों रहेगा निरपेक्ष उच्चावच स्थिर? क्योंकि देखिए, अभी भी यहां पर क्या हो रहा है, उत्थान हो रहा है। ठीक है, उत्थान अभी भी हो रहा है, और जिस दर से आप देखिए, शुरुआत की जो अवस्था थी वो क्या थी, शुरुआत की अवस्था जो थी वो किसकी थी, जो हमारी आफस्ती एंटीकूलम थे उसमें तेजी से उत्थान हुआ था। फिर उसके बाद जब समान गति से उत्थान हुआ, तो मान लीजिए इसमें उत्थान माना 1 इकाई उत्थान हो रहा है, तो अब पार्श्ववर्ती अपर्दन जो है वो भी इतना ही है कि वो 1 इकाई ही पार्श्ववर्ती अपर्दन कर रहा है। ठीक है, ए सब फेज में तो क्या हो रहा था, ए सब फेज में उत्थान की जो दर थी वो पार्श्ववर्ती अपर्दन की दर से अधिक थी, इसलिए निरपेक्ष उच्चावच बढ़े जा रहा था। मगर अब क्या हो गया, अब आकर के अगर 1 इकाई उत्थान
उत्थान यानी अब उत्थान की दर जो है वो अगर 1 इकाई है तो अब पार्श्ववर्ती अपर्दन भी 1 इकाई हो गया है। ठीक है, 1 इकाई पार्श्ववर्ती अपर्दन हो गया है। तो अब जितना ज्यादा उत्थान हो रहा है उतना ही जल विभाजकों के शिखर जो हैं वो टूटते जा रहे हैं, उनका अपर्दन हो रहा है। इस वजह से जो निरपेक्ष उच्चावच है, जो आधार तल से अधिकतम ऊंचाई को हम मानते हैं, वो निरपेक्ष उच्चावच जो है वो क्या हो रहा है, स्थिर रहेगा। क्लियर है? तो बी सब फेज में आकर के सापेक्षिक उच्चावच भी स्थिर रहेगा और निरपेक्ष उच्चावच भी स्थिर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम सी सब फेज की। सी सब फेज में क्या होगा? सी सब फेज आते आते दोस्तों उत्थान जो है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। ठीक है, यहां देखिए सी फेज जब आएगी, ये हमारी सी फेज है। सी फेज से आगे नो फर्दर अपलिफ्टमेंट, आगे कोई उत्थान नहीं होगा, क्योंकि उत्थान जो था वो अब यहां पर हो गया है। अब चूंकि उत्थान नहीं हो रहा है यहां पे, ठीक है, मगर क्या हो रहा है, मगर घाटी गर्तन जो है वो तो अभी भी चालू है और साथ में पार्श्ववर्ती अपर्दन भी हो रहा है। इस वजह से यहां पे क्या होगा, यहां पर निरपेक्ष उच्चावच जो है वो क्या होगा, कम होगा। निरपेक्ष उच्चावच कम होने लगेगा। क्यों होने लगेगा? क्योंकि यहां पर जो उत्थान है वो तो हो चुका है बंद, और जो पार्श्ववर्ती जो अपर्दन है वो उत्थान, वो क्या है, चालू है, वो अधिक है। पार्श्ववर्ती अपर्दन अधिक है और उत्थान नहीं हो रहा है। इसकी वजह से ये जो जल विभाजक हैं, इन जल विभाजकों के शीर्ष जो है इनका अपर्दन होने लगेगा। वाटर डिवाइड्स जो समिट है वो डाउन आने लगेगी। इस वजह से इनकी ऊंचाई कम होगी और निरपेक्ष उच्चावच कम होने लगेगा। क्लियर है? ये सी सब फेज की बात कर रहे हैं हम। अब सापेक्षिक उच्चावच में क्या होगा? सापेक्षिक उच्चावच यहां पर भी समान गति से, क्योंकि विकास की अवस्था है तो सापेक्षिक उच्चावच यहां भी स्थिर होगा। क्यों होगा सापेक्षिक उच्चावच स्थिर? क्योंकि जिस गति से जल विभाजकों के शीर्ष जो है वो टूट रहे हैं पार्श्ववर्ती अपर्दन से, उसी दर से घाटी का गर्तन होता जा रहा है। ठीक है, तो पार्श्ववर्ती अपर्दन जितना ज्यादा होगा उतना ही घाटी का गर्तन होता जाएगा। इस वजह से सापेक्षिक उच्चावच स्थिर रहेंगे। ठीक है, तो तीसरा, पार्श्ववर्ती अपर्दन की वजह से क्या हो रहा था? पार्श्ववर्ती अपर्दन की वजह से जल विभाजकों के शीर्ष नीचे आ रहे हैं और उसी दर से नीचे से घाटी जो है उसका भी गर्तन होता जाएगा। ठीक है, ए सब फेज में निरपेक्ष उच्चावच बढ़ेगा, बी सब फेज में निरपेक्ष उच्चावच स्थिर रहेगा और सी सब फेज में निरपेक्ष उच्चावच जो है वो घटेगा। क्लियर है? ये हो गई हमारी आपस्ती जिंदे इंटुकुलन की तीनों उपप्रावस्थाएं, जिसे हम स्थल रूपों के समान विकास की अवस्था कहते हैं। अब तीसरी हमारी आती है आबस्ती जिंदे एंट्रिकुलम। ठीक है, आबस्ती जिंदे इंटुकुलम। आपस्ती जिंदे इंटुकुलम जो है वो होती है स्थल रूपों के घटती दर से विकास की अवस्था। इसको बोला जाता है स्थल रूपों के घटती दर से विकास की अवस्था। ठीक है, घटती दर से विकास की अवस्था क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें देखिए, इसमें जो है वो अपलिफ्टमेंट तो हो गया है बंद। ठीक है, उत्थान तो बंद हो गया है, साथ ही साथ यहां पर लंबवत जो अपर्दन था वो भी अब नगण्य हो जाएगा। लंबवत अपर्दन भी लगभग शून्य हो जाएगा। ठीक है, यानी अब घाटी गर्तन जो है, घाटी गर्तन वो है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, घाटी गर्तन स्टॉप हो जाएगा और साथ में अपलिफ्टमेंट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, मगर यहां पर पार्श्ववर्ती जो अपर्दन है, जो लेटरल इरोजन है, वो तीव्र हो जाएगा। लेटरल इरोजन बड़ी तेजी से होगा। जब लेटरल इरोजन तेजी से होगा तो जो वाटर डिवाइड्स के समिट हैं, जो जल विभाजकों के शिखर हैं, उनमें तेजी से क्या आएगी? गिरावट आएगी। वो बहुत तेजी से अपर्दित होंगे। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? निरपेक्ष उच्चावच क्या हो जाएगा? निरपेक्ष उच्चावच कम हो जाएगा।
क्यों होगा निरपेक्ष उच्चावच कम? क्योंकि अब ये जो वाटर डिवाइड्स हैं वो तेजी से नीचे आ रहे हैं, इनकी ऊंचाई ज्यादा रह नहीं रही है। और निरपेक्ष उच्चावच किस पे डिपेंड कर रहा है? वाटर डिवाइड्स की बेस लेवल से हाइट कितनी जा रही है उस पे डिपेंड कर रहा है। और ये अब कम हो रहा है तो निरपेक्ष उच्चावच कम होगा। सापेक्षिक उच्चावच के साथ क्या होगा? अब सापेक्षिक उच्चावच जो है वो भी कम होगा। क्यों होगा सापेक्षिक उच्चावच कम? क्योंकि देखिए एक तरफ तो घाटी गर्तन की क्रिया नहीं हो रही है, ऊपर से जो ऊपरी संरचना है, ये जो संरचना थी वो तो स्थिर हो गई। अब अगर हम लोअर कर्व की बात करें तो वो तो बेस लेवल को प्राप्त हो गया है, ठीक है, तो वो तो आधार तल जो है हमारा वो तो स्थिर हो गया है, और ऊपर के जो वाटर डिवाइड्स थे वो नीचे आते जा रहे हैं, तो इनके बीच की जो दूरी है वो क्या हो रही है? कम हो रही है, आधार तल की तरफ आ रहे हैं हमारे वाटर डिवाइड्स। तो इस वजह से सापेक्षिक उच्चावच भी स्थिर होगा। यानी ऐसे माने हम कि ये जो हमारे जो वाटर डिवाइस है, ये देखिए ये घाटी गर्तन तो यहाँ स्टॉप हो गया है, और इस सापेक्षिक उच्चावच जो है वो कम इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो वाटर डिवाइड्स हैं वो उनका समिट कंटिन्यू अपवर्तित होकर नीचे होते जा रहा है ऐसे। तो इस वजह से सापेक्षिक उच्चावच है इसमें भी कमी आती जाएगी, ठीक है। सापेक्षिक उच्चावच में कमी के साथ साथ यहां पर क्या होगा कि पार्श्ववर्ती अपरदन बहुत तेजी से हो रहा है, इस वजह से यहां पर जो घाटियां जो हैं इन घाटियों की चौड़ाई में वृद्धि होने लगेगी, और चौड़ाई में वृद्धि के साथ साथ यहाँ पर बहुत अधिक चौड़ी चौड़ी जो घाटियां बन रही है, इसके साथ साथ जब जल विभाजकों के शीर्ष कम होते जाएंगे तो धीरे धीरे यहाँ पर ये जो जल विभाजक हैं इनके ढाल जो हैं उनमें भी परिवर्तन होगा, ढाल में परिवर्तन होगा, क्योंकि पहले जो तीव्र ढाल थे वो अब मंद ढाल में परिवर्तित होंगे, और यहाँ पर जो उठे हुए भाग रह जाएंगे इनको बोला इन्होंने इंसेलबर्ग कहा, ठीक है। इंसेलबर्ग क्या थे? जल विभाजकों के जो उठे हुए शीर्ष जो थे, जो समतल भाग से ऊपर गए हैं, उसको इन्होंने कहा इंसेलबर्ग, जो उठे हुए रह गए हैं। और इन्होंने कहा कि इस इंसेलबर्ग में दो तरीके के ढाल होंगे, ठीक है, कि जैसे इंसेलबर्ग जो हैं वो किसके बराबर हैं? डेविस ने इनका नाम क्या दिया था? मोनाडोनॉक कहा था, मोनाडोनॉक पहाड़ी कहा था, मगर वाल्थर पैंक ने इनको क्या कहा? इंसेलबर्ग। वहां भी मैंने बताया था कि मोनाडोनॉक का जो ऊपरी ढाल है, ये जो ऊपरी ढाल है ये कैसा रहेगा? ये रहेगा कॉन्वेक्स, यानी कि उत्तल या तीव्र ढाल रहेगा, जबकि जो नीचे वाला जो ढाल है वो मंद ढाल रहेगा, और इसको बोलेंगे कॉनकेव या अवतल ढाल, ठीक है। और इसको वाल्थर पैंक ने कॉनकेव ढाल जो था इसको इन्होंने नाम दिया गुरुत्व ढाल, यानी ग्रेविटेशनल स्लोप कहा, और जबकि जो कॉनकेव जो था, जो नीचे जो अवतल ढाल था, इसका नाम दिया वॉश ढाल, ठीक है, गुरुत्व ढाल या वॉश ढाल। और इसको इन्होंने गुरुत्व ढाल को एक दूसरा नाम दिया, इसका नाम दिया इन्होंने बासचुनचेन, बासचुनजेन, बासचुनजेन, BASCH, बासचुनजेन कहा इन्होंने। जबकि जो वॉश ढाल था जो कि नीचे कॉनकेव है, जो मंद ढाल है, इसको इन्होंने कहा हॉल्डेनहेंग। ये याद रखिएगा, इन पे डायरेक्ट टर्म्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं पीजीटी वगैरह एग्जाम में। हॉल्डेनहेंग कहा इसको, हॉल्डेनहेंग। तो गुरुत्व ढाल जो कि कॉन्वेक्स था, उत्तल ढाल जो था उसको इन्होंने कहा बासचुनजेन, जो कॉनकेव ढाल अवतल वॉश ढाल था इसको हॉल्डेनहेंग का। और इन्होंने कहा कि जो तीसरी प्रावस्था है, जो हमारी तीसरी प्रावस्था है, इस तीसरी प्रावस्था में आते आते जो वॉश ढाल है, इस वॉश ढाल का विस्तार बढ़ता जाएगा। ये देखिए, ये वॉश ढाल बढ़ता जा रहा है, ये वॉश ढाल बढ़ता जा रहा है, और वॉश ढाल का विस्तार बढ़ता जाएगा, और गुरुत्व ढाल जो है वो नीचे आता जाएगा। इसलिए सिर्फ गुरुत्व ढाल के साथ छोटी उठी उठी पहाड़ियां सी बच जाएंगी, उनको तो इंसेलबर्ग कहा। और जब ये वॉश ढाल जो है वो बहुत ज्यादा क्षेत्र में विस्तृत हो जाएगा, इस वॉश ढाल का बहुत ज्यादा विस्तृत क्षेत्र में विस्तार हो जाने से जो संरचना बनेगी वो समतल प्राय एक मैदान की तरह होंगी, और जिसको इन्होंने नाम दिया एंड रंप। क्या नाम दिया?
एंड रंप, जो सबसे अंतिम अवस्था में बनती है, उन्हें एंड रंप नाम दिया। और ये एंड रंप किन से बनी है? एंड रंप बनी है हॉल्डेनहेंग जो है, वाश ढाल उसका बहुत ज्यादा क्षेत्र में विस्तार हो गया है, और जो उठा हुआ भाग रहा है, जो गुरुत्व ढाल के रूप में रह गया है, वो थोड़ा सा इंसेलबर्ग रहा है। और ये इंसेलबर्ग भी इन्होंने कहा कि अंतिम अवस्था में आते आते ये इंसेलबर्ग भी पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे, और पूरे क्षेत्र में क्या बचा रह जाएगा? सिर्फ हॉल्डेनहेंग, यानी कॉनकेव जो स्लोप है वो ही रह जाएगा, मंद ढाल रह जाएगा। और इसको इन्होंने क्या कहा? एंड रंप कहा। जो स्थलाकृति सबसे पहले थी, जिसमें उत्थान पहली बार हुआ, उसको वाल्थर पैंक ने कहा प्राइमा रंप। और जो सबसे बाद में मैदान रूप में परिवर्तित हो गई, जो हॉल्डेनहेंग के विस्तार के कारण हुई, उसको एंड रंप कहा इन्होंने। ठीक है, तो ये इन्होंने दिया, वाल्थर पैंक ने ये बात कहा। तो आपने गुरुत्व ढाल को देख लिया और आपने वॉश ढाल को देख लिया, ये याद रखिएगा। इंसेलबर्ग क्या था, एंड रंप क्या था, प्राइमर रंप क्या था, ये आपने देख लिया। किस तरह से निरपेक्ष उच्चावच में परिवर्तन होगा और किस तरह से सापेक्षिक उच्चावच में परिवर्तन होगा, ये हमने देख लिया। अब बात करते हैं हम वाल्थर पैंक का जो सिद्धांत था, इसका हम मूल्यांकन करें तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, ये सिद्धांत जो था इसको अच्छी तरह से समझा नहीं जा सका, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कठिन जर्मन भाषा में था, इस वजह से इसमें कुछ कमी रही। मगर इसकी दो अच्छाइयाँ बहुत अच्छी हैं। क्या अच्छाई है? कि एक तो इन्होंने कहा कि डेविस ने तो क्या कहा था? डेविस ने कहा था कि पहले उत्थान होगा, फिर उत्थान समाप्त होगा, उसके बाद अपर्दन चालू होगा, और पूरे अपर्दन प्रोसेस के अंदर कोई उत्थान नहीं होगा, ये डेविस ने कहा। इन्होंने कहा कि उत्थान जो है वो अपर्दन के साथ, अपर्दन जो है वो उत्थान के साथ साथ ही प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही उत्थान होगा, उत्थान के साथ ही अपर्दन प्रारंभ होगा। जो अपर्दन है वो उत्थान के कंप्लीट होने का इंतजार नहीं करता है। तो ये सिद्धांत जो था वो ज़्यादा फिजिबल, ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, ज़्यादा प्रायोगिक रूप से हमें दिखाई देता है। ठीक है, और ये बहुत डिटेल जो है सिद्धांत जो है, बहुत डिटेल में हमें संरचनाओं के उत्थान और पतन के बारे में बताता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था वाल्थर पैंक का हमारा अपर्दन चक्र, जिसे हमने मॉर्फोलॉजिकल साइकिल या मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम या मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंडफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। अब देखिए, इसके साथ ही हम यहाँ पे एक चीज और कवर कर लेते हैं कि वाल्थर पैंक ने और जो डेविस ने कहा था, इन दोनों के सिद्धांतों में क्या क्या अंतर हैं। ठीक है, कुछ अंतर हम देख लेते हैं। तो हम डेविस और पैंक के अपर्दन चक्र की भी तुलना इसमें कर सकते हैं कि इनमें क्या अंतर था। डेविस और पैंक जो है, इनके अपर्दन चक्र की हम तुलना करें तो एक एक करके हम इसकी तुलना करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं हम डेविस की। तो डेविस ने क्या कहा था? डेविस ने कहा था कि जो अपर्दन जो होता है, जो स्थल रूपों का विकास होता है, वो संरचना, प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल होता है। ठीक है, यानी इसकी जो थ्योरी थी वो क्या थी? टाइम डिपेंडेंट थी। ठीक है, टाइम डिपेंडेंट थी किसकी? डेविस का सिद्धांत। जबकि पैंक ने कहा कि ये जो स्थल रूपों का विकास होता है वो किस पर निर्भर करता है? उत्थान की दर और अपर्दन व परिवहन की दर जो है उनके अनुपात पर निर्भर करता है। यानी ये टाइम इंडिपेंडेंट होता है। स्थल रूपों का विकास टाइम इंडिपेंडेंट होता है। पहली बात का अंतर तो ये आया बेसिक। दूसरा क्या हुआ? ठीक है, दूसरे में क्या हुआ कि डेविस ने क्या कहा था? डेविस ने कहा था कि पहले उत्थान होगा और उसके बाद अपर्दन प्रारंभ होता है। ठीक है, यानी इन्होंने कहा कि शुरुआत में सिर्फ उत्थान होता है, जब उत्थान पूर्ण हो जाता है तब जाकर के अपर्दन प्रारंभ होता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि उत्थान पूर्ण होने के पश्चात अपर्दन होगा। ये तो किसने कहा? डेविस ने। जबकि पैंक ने क्या कहा? पैंक ने कहा कि उत्थान जो होता है, उत्थान होने के साथ ही अपर्दन प्रारंभ हो जाता है। उत्थान होने के साथ ही अपर्दन प्रारंभ हो जाता है।
ठीक है, तो पहला तो अंतर क्या था कि ये टाइम डिपेंडेंट डेविस ने कहा था, समय निर्भर कहा था, दूसरा समय स्वतंत्र किसने बताया था, पेंक ने। जबकि डेविस ने क्या कहा कि उत्थान पूर्ण होने के पश्चात अपर्दन प्रारंभ होता है, जबकि पेंक ने कहा कि उत्थान होने के साथ ही अपर्दन प्रारंभ हो जाता है। जो अपर्दन है वो उत्थान पूर्ण होने का इंतजार नहीं करता है। ठीक है, तीसरी बात देखिए, तीसरा इन्होंने कहा डेविस ने कि जो उत्थान होता है वो तीव्र गति से होता है। ठीक है, और बहुत कम समय में, बहुत शॉर्ट पीरियड में बहुत तेजी से उत्थान होता है। तो उत्थान जो है वो तीव्र गति से कम समय में पूर्ण हो जाता है। ये तो किसने कहा था, डेविस ने। पेंक ने क्या कहा, पेंक ने कहा कि जो उत्थान है वो अलग अलग तरीके से होता है। पहले क्या होगा, उत्थान मंद गति से होगा, मंद गति के बाद क्या होगा, तीव्र गति से होगा, उसके बाद ये समान दर से उत्थान होता है। ठीक है, और इसके बाद ये जो होता है वो घटती दर से होता है। यानी उत्थान जो है वो अलग अलग दर से होता है, बहुत कम समय में तेजी से उत्थान नहीं होता है। ये किसने कहा, पेंक ने कहा। चौथा हम बात देखेंगे कि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो डेविस जो थे, इन्होंने जो बताया था लास्ट में, जो स्थलाकृति बनी थी, जो समतल प्राय मैदान बताया था, वो क्या बताया था, पेनिप्लेन दिया था इन्होंने। ठीक है, समतल प्राय मैदान या पेनिप्लेन कहा। जबकि पेंक ने पेनिप्लेन की जगह एंड रंफ वर्ड का यूज में लिया था, एंड रंफ वर्ड यूज में लिया था इन्होंने, पेंक ने। ठीक है, अगली बात हम करते हैं कि इन्होंने जो उठे हुए भाग रह गए थे, जो जल विभाजकों के उठे हुए शीट्स रह गए थे, उसको इन्होंने मोनाडोनॉक नाम दिया था। ठीक है, जबकि पेंक ने इनको क्या नाम दिया था, पेंक ने इनको नाम दिया था इंसेलबर्ग। ठीक है, इन्होंने इंसेलबर्ग नाम दिया। अगला अंतर क्या है, अगला अंतर क्या है कि इन्होंने किसका नाम लिया था, इन्होंने अवस्थाएं बताई थी। समय डिपेंडेंट था तो डेविस का मॉडल जो था वो युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में था। युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में और वृद्धावस्था में, तीन भागों में डिवाइडेड था। जबकि पेंक ने अवस्था वर्ड को हटा करके और एंटिकुलुंग वर्ड यूज में लिया और उन्होंने 3 एंटिकुलुंग दिए। ठीक है, तो 3 एंटिकुलुंग या 3 प्रावस्था या विकास की प्रावस्थाओं का नाम इन्होंने दिया। ठीक है, ये डेविस और पेंक का छठा अंतर। सातवां अगर हम देखें तो डेविस के अकॉर्डिंग क्या था, डेविस ने कहा कि डेविस ने जब क्या कहा था कि जो पहली जो फेज थी उसमें क्या हो रहा था, पहली वाली फेज में अपर्दन नहीं हो रहा है। ठीक है, केवल उत्थान हो रहा है, उत्थान के पूर्ण होने के बाद अपर्दन। जबकि इन्होंने क्या कहा, इसको यहां भी वही चीज इंक्लूड कर सकते हैं कि उत्थान होने के साथ ही अपर्दन होता है। यानी इन्होंने कहा कि पहली प्रावस्था में अपर्दन नहीं होता है, जबकि इनकी जो था वो पहली प्रावस्था से ही अपर्दन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो ये डेविस और पेंक की जो संकल्पनाएं थी उनमें बेसिक अंतर थे, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कभी किसी एग्जाम में इसको वन लाइनर में देके और फिर 2-3 जो एबेसडे जो होते हैं ऑब्जेक्टिव, उसमें दे सकते हैं कि डेविस और पेंक की संकल्पना में से निम्न में से कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। ठीक है, तो ये हो जाता है डेविस और पेंक का अपर्दन चक्र। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमारा अपर्दन चक्र की संकल्पना जो है वो पूर्ण हो जाती है कि क्या अपर्दन चक्र था, अपर्दन चक्र को डेविस ने किस तरह प्रस्तुत किया और पेंक ने किस तरह से प्रस्तुत किया।
ठीक है दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, बट मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको ये जो सिद्धांत है इसको कंप्लीटली समझा सकूं। ठीक है, मैं ये मान के चलता हूं कि जब आप देख रहे हैं तो आपको डेविस और पैंग के संकल्पना के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, इसलिए मैं बेसिक से बेसिक चीज भी इसमें आपको बताने की कोशिश करता हूं और इसी वजह से मेरे वीडियोस जो है वो थोड़े लंबे हो जाते हैं। बट अगर आप पेशेंसफुल होकर के इसको देखेंगे तो आपको देखने में बहुत मजा आएगा और बहुत अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच।